this is me Amber Sajid. Welcome back everyone to my new video. Today we will discuss the basics of physics. So I'm going to start the syllabus of 9th class physics. Let's get started. आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स, जिसमें सबसे पहली टर्म है रेस्ट एंड मोशन. व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन? We see various things around us. Some of them are at rest while others are in motion. हम अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखते हैं. उनमें से कुछ चीज़ें रेस्ट पे होती हैं और कुछ चीज़ें मोशन की फॉर्म में होती हैं. अब देखते हैं रेस्ट की डेफिनेशन क्या है और मोशन की डेफिनेशन क्या है. A body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings. एक ऐसी बॉडी जो कि सराउंडिंग्स की रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, वो बॉडी रेस्ट की फॉर्म में होगी. ओके इसी तरह से a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings. इसी तरह से एक बॉडी जो कि अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है with respect to its surroundings, then this will be called as motion. Okay, now the state of rest or motion of a body is relative. इस टर्म की क्या बात है वो भी हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. Yes, rest and motion are relative terms. A body can appear to be at rest to one person while appearing to be in motion to another. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये क्या चीज़ है. For example, a passenger sitting in a moving bus is at rest. She is not changing her position with respect to other passengers or objects in the bus. But to an observer outside the bus, the passengers and the objects inside the bus are in motion. इसी तरह से ही जैसे मैंने आपको इस एग्जांपल में बताया कि कुछ लोगों के लिए एक बॉडी रेस्ट की पोजीशन में होती है, जबकि उसी टाइम पे ही वही बॉडी दूसरे लोगों के लिए मोशन की फॉर्म में होती है, मोशन की कंडीशन में होती है. तो ये कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ रिलेटिव बॉडी इज रिलेटिव, ये इस तरह से एक्सप्लेन कर दी गई है. Then types of motion. What are the types of motion? There are 3 types of motion. Translatory motion, जिसमें linear, random and circular motion इसकी सब types हैं, जबकि rotatory motion and then vibratory motion, means to say to and fro motion. अगर हम translatory motion की बात करें तो what is translatory motion? In translational motion, a body moves along a line without any rotation. The line may be straight or curved. Translation motion में बॉडी एक मूव करती है एक लाइन के अलोंग, जिसमें कोई रोटेशन नहीं होती. अगर वो रोटेशन हो रही है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है ही नहीं. और वो लाइन जो जिस बॉडी जिसके अलोंग रोटेट कर, जिसके अलोंग मूव कर रही है, वो स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है. कैसे आए देखते हैं एग्जांपल्स में. फॉर एग्जांपल, अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन हैज ट्रांसलेशनल मोशन. एक कार है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और वो किस कंडीशन में, किस मोशन में है? ट्रांसलेशनल मोशन में. फॉर एग्जांपल, सिमिलरली an aeroplane moving straight is in translational motion. Riders moving in a Ferris wheel are in translational motion. Their motion is in a circle without rotation. यहाँ भी हम ये भी बात कर सकते हैं कि वो तो सर्कल में घूम रहे हैं ना, तो वो फिर ट्रांसलेटरी मोशन कैसे हो गई. बट अगेन हमने ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन की, मैंने एक चीज़ को एक्सप्लेन किया कि वो बेशक वो सर्कल के फॉर्म में है, बट उसके अंदर किसी भी तरह की रोटेशन नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? ट्रांसलेटरी मोशन. इसी तरह से हम इसकी सब टाइप्स में सर्कुलर मोशन को भी एक्सप्लेन करेंगे. ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन. नाउ टाइप्स ऑफ मोशन में लीनियर मोशन क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लीनियर मोशन. एक बॉडी जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई सर्कुलर नहीं है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, तो वो क्या कहलाएगी? लीनियर मोशन. फॉर एग्जांपल, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सच एज कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट एंड लेवल रोड इज लीनियर मोशन. बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में एक कार मूव कर रही है, जैसे लेवल रोड्स हैं, ये क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन की एक फर्स्ट टाइप है लीनियर मोशन. एरोप्लेन फ्लाइंग स्ट्रेट इन एयर, एरोप्लेन बिल्कुल फ्लाई कर रहे होते हैं, स्ट्रेट एयर में फ्लाई कर रहे होते हैं, तो वो भी क्या है? लीनियर मोशन को शो करते हैं.
objects falling vertically down are also the examples of linear motion. For example, अगर हम किसी बॉल को लेते हैं और उसे हम अपने ग्राउंड पे थ्रो करवाते हैं तो वो क्या लीनियर मोशन में थ्रो होगी, लीनियर मोशन में वो मूव करेगी. Okay, then next is circular motion. What is circular motion? The motion of an object in a circular path is known as circular motion. एक ऐसी ऑब्जेक्ट की मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में हो रही है उसको क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन. नाम से ही शो हो रहा है सर्कुलर मोशन. फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी एग्जाम्पल्स में कौन सी एग्जाम्पल्स आती हैं वो देखते हैं. A bicycle or a car moving along a circular track possesses circular motion. कोई भी बाइसाइकिल है या कार है वो एक सर्कुलर ट्रैक के अकॉर्डिंग मूव कर रही है तो वो क्या कहलाएगी? सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ आर आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशंस. यहाँ भी हम अपनी अर्थ की, जमीन की और सूरज की एग्जांपल को भी कोट कर सकते हैं जिसमें अर्थ अराउंड द सन मोशन मूव कर रही है एंड मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, और मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है तो वो भी क्या है? सर्कुलर मोशन है. देन रैंडम मोशन. व्हाट इज रैंडम मोशन? द डिसऑर्डर्ड और इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन. एक ऐसी मोशन जिसका कोई ऑर्डर ही नहीं है, जो बिल्कुल इर्रेगुलर है, और उस मोशन को क्या कहेंगे? रैंडम मोशन. फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन. बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की कभी कभार लीनियर मोशन होती है क्योंकि वो खुद अपनी लीनियर मोशन को जनरेट कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में उनकी मोशन क्या होती है? रैंडम मोशन होती है. The motion of dust or smoke particles in the air is also random motion. अगर हम गैस पार्टिकल्स की बात करें जिनमें डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स आते हैं तो वो भी रैंडमली मूव कर रहे होते हैं. इसी तरह से the Brownian motion of a gas or liquid molecules along a zigzag path is also an example of random motion. Means to say, random motion में particles, objects किसी path को follow नहीं करते, वो irregular होते हैं, वो disordered way में move कर रहे होते हैं. तो ये थी random motion की examples and these are the types of translatory motion. Then again we will discuss the types of motion in which there is a type of rotatory motion. The spinning motion of a body about its axis is called its rotatory motion. एक ऐसी मोशन जो कि एक बॉडी के गिर्द घूम रही है, मतलब कि स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस. एक ऐसी बॉडी जो अपने ही स्पिन के गिर्द, अपने ही बॉडी के गिर्द, अपने ही एक्सिस के गिर्द स्पिन कर रही है, वो क्या कहलाएगी? रोटेटरी मोशन. अब इसकी एग्जांपल्स में देखते हैं कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं. The motion of a wheel about its axis and that of a steering wheel are the examples of rotatory motion. Means to say, एक ऐसी मोशन होती है जो अपने ही गिर्द, अपने ही एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही होती है वो बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं कोई और एग्जाम्पल कोट करना चाहूँ तो टॉप की एग्जाम्पल बेस्ट होगी. एक टॉप होता है, वो अपनी बॉडी अपने एक्सिस के गिर्द ही रोटेट कर रहा होता है, स्पिन कर रहा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? रोटेटरी मोशन. The motion of the earth around the sun is circular motion and not the spinning motion. However, the motion of the earth about its geographic axis that causes day and night is rotatory motion. जैसे कि यहाँ पे एक अर्थ की एग्जाम्पल है, वो भी spinning, वो भी the motion of the earth around the sun is circular motion and not the spinning motion. However, the motion of the earth about its geographic axis, अर्थ अपने geographic axis के गिर्द स्पिन करने की वजह से डे और नाइट के प्रोसेस को भी रोटेट लेकर आती है, जिसे कि एक रोटेटरी मोशन कहते हैं. Then there is a vibratory motion. To and fro motion of a body about its mean position is known as vibratory motion. टू एंड फ्रो मोशन से हमें सिंपल सी बात समझ आती है कि एक ऐसी मोशन जो कि अपनी बॉडी के इर्द गिर्द घूम रही है, एक ऐसी मोशन हो, बॉडी अपने मीन पोजीशन के राउंड ही टू एंड फ्रो मोशन मूव कर रही है, तो उसे क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल, कंसीडर अ बेबी इन अ स्विंग एज इट इज पुश्ड. The swing moves back and forth about its mean position. The motion of the baby repeats from one extreme to the another extreme with this swing. Another example is to and fro motion of the pendulum of a clock about its mean position. It is called vibratory motion.
पेंडुलम की एग्जांपल यहाँ पे हमने कोड की, वो भी टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है, तो वो क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह से ही हमारे मोबाइल फोन्स जब वाइब्रेट करते हैं तो वो टू एंड फ्रो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और एक्चुअल में वो क्या होते हैं, वाइब्रेटरी मोशन को शो कर रहे होते हैं। देन there is a concept of vectors and scalars. What are vectors and scalars? Vector quantities are those which have a magnitude and a direction. अब वेक्टर क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जो कि मैग्नीट्यूड भी रखती हैं और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड मींस साइज, कि उनका साइज क्या है, उनकी लेंथ क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, और साथ ही साथ वो डायरेक्शन को शो भी कर रहे होते हैं। जहाँ पे वेक्टर्स की बात आ जाए वहाँ पे डायरेक्शन का ऑटोमेटिकली वर्ड आ जाता है, क्योंकि हम वेक्टर्स में डायरेक्शन को ही शो कर रहे होते हैं। लोट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इट वुड बी मीनिंगलेस टू डिस्क्राइब वेक्टर्स विदाउट डायरेक्शन। ये बिल्कुल ही मीनिंगलेस है अगर वेक्टर्स को डायरेक्शन के बगैर डिस्क्राइब किया जाए। वो अगर किसी एक ऐसी क्वांटिटी में डायरेक्शन है ही नहीं तो वो वेक्टर हो ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल फोर्स, अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स में हम बताएंगे कि हम किस जगह पे और कितनी फोर्स लगा रहे हैं, तो उसमें दोनों चीजें आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गई। फोर्स में हम ये बताएंगे कि हमने कितनी फोर्स लगाई, वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और हमने किस डायरेक्शन में कहाँ पे फोर्स लगाई वो उसकी डायरेक्शन को शो करेगा। इसी तरह से वेलोसिटी है, वेलोसिटी में हमने कितने डिस्प्लेसमेंट को कवर किया और किस डायरेक्शन में कवर किया, ये दोनों चीजें हमें बताएंगी। इसी वजह से ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट में भी यही चीज है कि हमने किस डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया। इसी तरह से एक्सेलरेशन में भी है और मोमेंटम में भी है। ये सारी एग्जांपल्स थी वेक्टर्स की, वेक्टर क्वांटिटीज। दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। एंड देन मूव ऑन स्केलर्स। व्हाट आर स्केलर्स? Some physical quantities have magnitude but no direction. कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें जस्ट मैग्नीट्यूड की बात की जाती है, उनमें डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया जाता। These are called scalar quantities. वो कौन सी क्वांटिटीज हैं? स्पीड, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, टाइम। अब जब मैं स्पीड की बात करूंगी तो मैं ये नहीं कहूंगी कि किस तरफ मेरी स्पीड लग रही है या किस तरफ किस डायरेक्शन है स्पीड की। जस्ट हम इतना कहेंगे कि एक स्पीड में एक बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया है, इतना मूवमेंट शो की है। इसी तरह से डिस्टेंस है तो हम इसमें भी यही कहेंगे कि एक बॉडी ने कितना पाथ कवर किया है। हम ये नहीं बताएंगे कि उसने किस डायरेक्शन में पाथ कवर किया है। जब डायरेक्शन की बात हो तो वो वेक्टर्स हैं, लेकिन जब जस्ट मैग्नीट्यूड की बात हो तो वो स्केलर्स कहलाएंगे। इसी तरह से मैस है, अगर मैंने किसी चीज का मैस लिया है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने ईस्ट की तरफ मैस लिया है, या मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने वेस्ट की तरफ मैस लिया है। मीन्स टू से इसमें डायरेक्शन नहीं होती, जस्ट मैग्नीट्यूड होती है। मैं जस्ट इतना कहूंगी कि मैंने मैस इतना लिया है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, वो कितना है। इसी तरह से टेम्परेचर है, जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मैंने ईस्ट की तरफ टेम्परेचर को मेजर किया है या मैंने ईस्ट की तरफ डायरेक्शन को शो करते हुए मैं टेम्परेचर लिया है। नो, हम जस्ट टेम्परेचर को शो करते हैं और जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड को बताते हैं कि वो कितना है। इसी तरह से हम टाइम की बात कर सकते हैं। The magnitude of a quantity means its numerical value with an appropriate unit such as 2.5 kg, 40 second, 1.8 meter, etc. These are the difference between vectors and scalars. Then, how vectors are represented? Vectors representation of a vector. To differentiate a vector from a scalar quantity, we generally use bold letters to represent vector quantities such as F, A, D, or a bar or arrow over their symbols such as F, A, D, or bar और एरो F, A and D। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीके हमारे पास होते हैं, या तो हम उसको बोल्ड लेटर्स, बार और एरोस के साथ शो कर सकते हैं, और या फिर हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो देखते हैं। ग्राफिकली अ वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन सेगमेंट विद एन एरो हेड। उसका एरो ही हमें एक्चुअल में बताएगा उसकी डायरेक्शन क्या है। The line AB with arrowhead at B represents a vector V. The length of the line AB gives the magnitude of the vector V on a selected scale.
उसकी लेंथ हमें मैग्नीट्यूड बताएगी और उसका एरो हेड हमें बताएगा कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। जैसे कि आप इस एग्जांपल में ग्राफिकली देख सकते हैं, while the direction of the line from A to B gives the direction of the vector, उसके एरो हेड ही हमें बताएगा कि उसकी डायरेक्शन किस तरफ है। तो ये थी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। Then we have to move on distance and displacement. What are distance and displacement? Distance is a scalar quantity. यहाँ से हमें पता चल जाना चाहिए कि इसमें मैग्नीट्यूड की जस्ट बात करेंगे, डिस्टेंस में हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स जस्ट हाउ फार एन ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। इसमें जस्ट हम इतना देखते हैं कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस, कितना पाथ कवर किया है, बॉडी ने कितना मूव किया है। Length of a path between two points is called the distance between those points. जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं, इस डायग्राम में देख सकते हैं कि दो बॉडीज हैं, एक A है, एक A पॉइंट है, एक B पॉइंट है। तो जस्ट हमने इतना देखना है डिस्टेंस में कि हमने पाथ कितना कवर किया है, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। एंड देन मूव ऑन डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ से हमें पता चल जाना चाहिए कि अगर वेक्टर क्वांटिटी का नाम आ रहा है तो उसमें डायरेक्शन भी होगी और उसमें मैग्नीट्यूड भी होगी। इट मेजर्स द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट टू इट्स फिनिशिंग पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को शो किया हुआ है। पाथ ऑफ ट्रेवल जो डिस्टेंस जो कवर किया गया है वो है डिस्टेंस, और जो कि एक पॉइंट से, एक स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिशिंग पॉइंट तक जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो है डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हम अपनी डायरेक्शन को भी बता रहे हैं कि हमारा मैग्नीट्यूड कितना था, तो ये हमारी साथ में डायरेक्शन भी है। तो ये सारी चीजें थी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस था कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में मेन डिफरेंस है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का, इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। डिस्टेंस में जस्ट हम मैग्नीट्यूड को देखते हैं क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को देखते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, then there is another difference of distance and displacement. Distance is a path cover just between two houses, and displacement is the shortest distance between two houses. Then there is example of distance and displacement. A person walks 5 meters north and then 5 meters south. Calculate the distance they travel and their displacement. अब इस एग्जाम्पल में वो कह रहे हैं कि एक पर्सन है जिसने 5 मीटर नॉर्थ में डिस्टेंस कवर किया और 5 मीटर साउथ में वॉक किया। तो वो कह रहे हैं कि हमें डिस्टेंस भी बताएं और डिस्प्लेसमेंट भी बताएं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड उसने जितना किया था वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ किया था और 5 मीटर साउथ की तरफ किया था, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास उसका टोटल पाथ जो उसने कवर किया था वो आ जाएगा 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0 मीटर, as they have ended up back at their starting position. जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वो वहीं पे आके उन्होंने एंड किया है अपने पाथ को, अपनी कवरेज को, तो वो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इस वजह से उसकी 0 मीटर कहलाएगी। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देन व्हाट इज स्पीड एंड वेलोसिटी? Speed and velocity both measures how fast you are going, but speed is a scalar quantity and velocity is a vector. इस पूरे चैप्टर काइनेमेटिक्स में स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को ही डिस्कस किया जा रहा है। अगर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करें, स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करें, तो इनमें स्केलर और वेक्टर्स का कंसेप्ट ही आता है। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ मेजर्स हाउ फास्ट यू आर गोइंग। स्पीड और वेलोसिटी दोनों यही शो करते हैं, यही मेजर करते हैं कि आपने कितना फास्ट आप चले हो, कितना फास्ट आप गए हो। ठीक हो गया। बट स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। जस्ट स्पीड में हम मैग्नीट्यूड को देखेंगे, इसमें हम डायरेक्शन को नहीं देखेंगे। और वेलोसिटी में क्या चीज होती है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हम स्पीड को भी देखेंगे और इसमें हम स्पीड को भी देखेंगे और साथ में इसके मैग्नीट्यूड को भी देखेंगे और साथ में इसकी डायरेक्शन को भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी डेफिनेशंस को अच्छे से देखें और देन एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करें,
स्पीड इज जस्ट हाउ फास्ट यू आर गोइंग विद नो रिगार्ड टू द डायरेक्शन। इसी तरह से जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि स्पीड में जस्ट हम हमने कितना फास्ट मूव किया है विद नो रिगार्ड टू द डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन की बात होती ही नहीं है। बट वेलोसिटी इज हाउ फास्ट यू आर गोइंग एंड इन विच डायरेक्शन। वेलोसिटी में हमें ये भी बताना पड़ेगा कि वो उसकी डायरेक्शन कितनी थी और किस तरफ थी। For example, the cars below are all traveling at the same speed of 0.5 per meter second, but they are all moving in different directions, so they all have a different velocities. इनकी स्पीड, सारी कार्स की स्पीड सेम है, 0.5 है, बट मूव वो डिफरेंट डायरेक्शंस में कर रहे हैं, इसलिए उनकी वेलोसिटी भी चेंज होगी क्योंकि उनकी डायरेक्शन सेम नहीं है। अगर इनकी डायरेक्शन सेम होती देन वेलोसिटी भी सेम होनी थी, बट अब इनकी डायरेक्शन चेंज है तो वेलोसिटी इनकी क्या होगी, चेंज होगी, बिकॉज वेलोसिटी इज हाउ फास्ट यू आर गोइंग एंड इन विच डायरेक्शन। वेलोसिटी में हम मैग्नीट्यूड की भी बात करते हैं, डायरेक्शन की भी बात करते हैं। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। Moving in a circle, you can have objects traveling at a constant speed with a changing velocity. हम बहुत से ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं विद अ चेंजिंग वेलोसिटी, बट उनकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही होती है। ये क्यों होता है देखते हैं। दिस हैपेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग डायरेक्शन व्हाइल इट्स स्टेइंग एट द सेम स्पीड। ये तब होता है जब एक बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है बट उसकी स्पीड सेम रहती है, तो ऑटोमेटिकली जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। एन ऑब्जेक्ट moving in a circle at a constant speed has a constantly changing velocity as the direction is always changing. For example, a car going around a roundabout. Then, what is this SI unit of speed? SI unit of speed is meter per second. अगर हम स्पीड को कैलकुलेट करें तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? Calculating speed, if an object is traveling at a constant speed, then its distance, speed and time are related by the formula. Formula क्या है? S is equal to Vp. S क्या चीज को, किस चीज को शो कर रहा है? Distance traveled. Means to say बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। V किस चीज को शो कर रहा है? स्पीड को। V is equal to speed कि उसकी स्पीड क्या थी। T किसको शो कर रहा है? टाइम को, कि बॉडी का टाइम क्या था। ओके, this is a formula of speed. And then what is uniform speed? What is the concept of uniform speed? This is very simple. A body has uniform speed if it covers equal distances in equal intervals of time, however short the interval may be. एक बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड रखेगी जब वो एक इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल में, मतलब कि उसका डिस्टेंस भी वैसा उतना ही है और उसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी उतना ही है। फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि ये कैसे इस स्टेटमेंट को एग्जांपल कैसे एलेबोरेट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक कार देखी है जो कि 0 मिनट पे है, वो रेस्ट की फॉर्म में है। जब जैसे ही कार ने मूव करना स्टार्ट किया तो वो मूव किया तो 0 से 1 मिनट के दरमियान में जब उसने मूव किया तो उस बॉडी ने, उस कार ने 1 किलोमीटर स्पीड को, 1 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया। और इसी टाइम में ही उसने जब 1 मिनट से 2 मिनट में पाथ कवर किया, मतलब कि 1 मिनट का टाइम इंटरवल आया, उसने देन अगेन उसने 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। अगेन हम जब देखा कि उसी कार ने, उसी बॉडी ने जब अगेन 2 मिनट से 3 मिनट में डिस्टेंस कवर किया तो का टाइम कवर किया, तो उसने सेम डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर में। मतलब कि जो इसका टाइम का इंटरवल आ रहा है वो 1 मिनट का आ रहा है, और इसी तरह से जो उसका डिस्टेंस कवरेज है वो भी 1 किलोमीटर ही आ रही है। तो इसी तरह से ये एक सेम स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही है। यूनिफॉर्म मींस सेम। इसी तरह से आपको ये स्टेटमेंट बिल्कुल इजीली एक्सप्लेन हो गई होगी। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड, एक बॉडी यूनिफॉर्म मतलब कि सेम स्पीड तब रखती है इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम का इंटरवल भी उतना ही है। However, short the interval में भी टाइम का इंटरवल शॉर्ट भी हो सकता है, ये चीज इसमें डिफरेंशिएट नहीं करेगी, बट उसकी डिस्टेंस कवरेज और टाइम इंटरवल दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, तो बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड, बॉडी सेम स्पीड कवर करेगी। Then, what is the concept of uniform velocity? Uniform velocity is very similar to uniform speed. Actually,
A body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal intervals of time, however short the interval may be. सेम यूनिफॉर्म स्पीड की तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है, बट यूनिफॉर्म स्पीड में हमने स्पीड की बात की थी, अब यहाँ पे वेलोसिटी में हम वेलोसिटी की बात करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड में हमने डिस्टेंस की बात की थी, बट यूनिफॉर्म स्पीड में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या कंसेप्ट आता है, डायरेक्शन का, जबकि स्पीड में हम डायरेक्शन को नहीं देखते, इनकी क्वांटिटीज की वजह से, वेक्टर स्केलर होने की वजह से। अब हमने देखा यूनिफॉर्म स्पीड में कि एक बॉडी है जो कि यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कैसे? एक बॉडी मूव कर रही है, एक कार मूव कर रही है, उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है और 1 सेकंड के अंदर का डिस्टेंस कवर किया है, और ए पॉइंट से सी पॉइंट तक। तो ये है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका टाइम इंटरवल और उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो क्या होगी, सेम वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Kindly like, share and subscribe The Real Physicist. Thank you.